Good morning, students. In 11 Commerce Account subject, we will start with new chapter, that is chapter number 21, Financial Statements. Chapter number 21, Financial Statement. इसको हम आज स्टार्ट करेंगे. Meaning of financial statement, what are included in financial statement, how to prepare financial statements, what is the format of financial statement. All these things will be discussed in today's lecture. Statement होता क्या है? Financial statement refer to such statements which report the profitability and financial position of the business at the end of accounting period. तो एक तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट मालूम करने के लिए, यानी प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करने के लिए बिजनेस की, और फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए. दो चीजें, फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन. रिजल्ट यानी प्रॉफिट और पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है. सुन रहे हो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट्स which report the profitability and financial position. इसे अंडरलाइन कर लो. Profitability and financial position of the business at the end of accounting period. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली आपके लेवल पे दो चीजें आपको इंक्लूड करनी है. एक है इनकम स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका दूसरा नाम होता है बैलेंस शीट, जो कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में किया भी है. तो पहली बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट्स which report the profitability and financial position of the business at the end of accounting period. एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के बाद बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जो बताए, बिजनेस की पोजीशन के बारे में जो बताए, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की है बेसिकली आपके लिए. एक है इनकम स्टेटमेंट, जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक है बैलेंस शीट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट बता रहे हैं आपको. ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अराइजिंग और इंकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो सेल परचेज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, ये मालूम करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट. इन अदर वर्ड्स, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. मैन्युफैक्चर करने से, सेल परचेज करने से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट के नाम पे, लॉस के नाम पे, वो मालूम कर रहा इससे जाता है. If the amount of sale exceeds the amount of purchase and expenses directly connected with the purchase, difference is termed as gross profit. सेल का अमाउंट ज्यादा है, परचेज और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, परचेज और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट कम है सेल के कंपेयर में, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सीड द सेल, डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस. उसका उल्टा है तो लॉस बोल देते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट records the amount of purchases of goods and also the expenses which are incurred in bringing that commodity to a sellable state. परचेज का जितना भी एक्सपेंस होता है गुड्स परचेज करने का, गुड्स परचेज करने की कॉस्ट, और गुड्स को परचेज करने के बाद जो कॉस्ट आते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं सॉरी, उसको सेलेबल पोजीशन में लाने के लिए, सेल करने के लिए, वो सारे कॉस्ट इसमें शामिल की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में. इसका दूसरा नाम होता है बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेज को इसमें शामिल किया जाता है. तो ये आपसे पूछे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो गुड्स को परचेज या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. कैसे आते हैं, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ पेज नंबर 21.6 निकालो, फॉर्मेट बताता हूँ मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का, सीधा वहां पे आ जाओ. पेज नंबर 21.6 ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है. फॉर द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर देयर एंडिंग डेट लिखनी है. वहां पे दो पार्ट्स में है, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट. वैसे डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं होता है, फिर भी आप लिख देना लेफ्ट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट में पर्टिकुलर्स और अमाउंट. जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर्मेट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा. आप ट्रायल बैलेंस का चैप्टर कर चुके हो. ट्रायल बैलेंस, लेजर के जो बैलेंसेज होते हैं वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में. तो आपको क्या करना है, वहां से फिगर को फाइंड आउट करके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है. क्या लिखना है, सबसे पहले डेबिट साइड में आप लिखना है ओपनिंग स्टॉक. देखो ना, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक. तो ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट करके कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, कितना है, और वो आप यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे. और कुछ नहीं लिखना, सीक्वेंस में लिखना जो मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक,
फिर सेकंड नंबर पे आपको लिखना है परचेज, टू परचेज, और परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी ट्रायल बैलेंस में फाइंड आउट कर लेना। अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न का अमाउंट परचेज में से लेस करके लिखना है परचेज में। हो गया। सपोज परचेज है 5 लाख और परचेज रिटर्न है 10,000, तो आप लिखोगे टू परचेज, अंदर वाले कॉलम में 5 लाख लेस परचेज रिटर्न 10,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 4,90,000। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। सेकंड नंबर पे परचेज, बस दो ही चीजें। ऐसे ही अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ, और कुछ नहीं लिखना डेबिट में। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, क्रेडिट साइड में भी आपको दो चीजें सीरियल वाइज लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स, बाय सेल, और सेल रिटर्न है तो लेस करके वो सेल का अमाउंट ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट करना है। और सेकंड नंबर पे आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज, और क्रेडिट साइड में पहले सेल और फिर क्लोजिंग स्टॉक। ये आप सीख लो, ठीक है। सबसे पहले डेबिट में क्या लिखोगे बच्चों? ओपनिंग स्टॉक और परचेज डेबिट में, और सेल और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में, और सॉरी क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? इसके अलावा, इन चार आइटम्स के अलावा इसके डेबिट में आएंगे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बेटे? हर वो एक्सपेंसेस जो कि गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है, गुड्स को उसकी सेल करने की पोजीशन में लाने से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट होता है। जैसे गुड्स को हमने परचेज किया, तो परचेज करने के बाद उसको कैरेज इनवर्ड भी तो दोगे ना अपने गोदाम तक लाने के लिए, तो वो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन आपको सेल करते वक्त जो कैरेज दे रहे हो वो नहीं, कैरेज आउटवर्ड वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वो जो परचेज से रिलेटेड है, तो कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट होगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं होगा। जो भी एक्सपेंस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या गुड्स की परचेज से रिलेटेड है वो डायरेक्ट है, और डायरेक्ट अगर वो है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कौन कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे आगे पढ़ते। अब इनमें सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी एक्सपेंस लिख दो आगे पीछे, लेकिन डायरेक्ट होना चाहिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा बेटे? अगला नाम है वेजेस। जो वर्कर्स मशीन ऑपरेट करते हैं ना, डेली उनको सैलरी देते हैं, भाई आज की तनख्वाह आपकी 100 रुपए, अगले दिन की 100 रुपए, अगले दिन की 100 रुपए लेते जाओ, काम करते जाओ, तो उनको बोलते हैं वेजेस। तो मशीन पे ऑपरेटर जो काम करते हैं उनकी सैलरी को अकाउंट्स की लैंग्वेज में वेजेस बोला जाता है, क्योंकि वो माल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया उनका सैलरी, तो उसको बोलते हैं वेजेस, और वो डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वेजेस, टू वेजेस। अगर लिखा वेजेस एंड सैलरी, वो भी डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में आएगा। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेन जो सैलरी का पार्ट है वो मशीन पे काम करने वाले लोगों की सैलरी है, जिसे वेजेस बोलते हैं, और वो डायरेक्ट है। ऑफिस में तो एक आधा अकाउंटेंट है, काम करना नेग्लिजिबल सा है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उस काम की, मतलब उसकी सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एक आधा आदमी है। मेन जो अमाउंट है वो वेजेस का, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो इसकी मतलब ऑफिस में स्टाफ ज्यादा है जिनको हम सैलरी देते हैं, और मशीन पे एक आधा वर्कर ये जो काम करता है, तो उसकी वेजेस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वांटिटी के अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वेजेस लिखा है, वेजेस एंड सैलरी लिखा है, तो वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट तो यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस, पहले सैलरी वर्ड है, सैलरी एंड वेजेस लिखा है, तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, उसे यहाँ पे शो नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बता ही दिया, वही डायरेक्ट लिखा हुआ है। कैरेज लिखा हुआ है, या कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है, या कैरेज ऑन परचेज लिखा हुआ है, तीनों का एक ही मतलब है कि परचेज का एक्सपेंस है। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, ये भी यही आता है। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, आउटवर्ड नहीं। गैस, फ्यूल एंड पावर, ये फैक्ट्री में ही तो यूज होगी। गैस बॉयलर होते हैं बड़े बड़े, फ्यूल डीजल वगैरह यूज करते हैं, और पावर, पावर से तो मशीनें चलती हैं, तो ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर फैक्ट्री वर्ड लग जाए, क्या बोला? फैक्ट्री, तो वो डायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और आपको यही देखना है। गैस, फ्यूल एंड पावर हो गया। फ्रेट एंड कार्टेज भी वही है, फ्रेट यानी कैरेज को ही बोलते हैं, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड यानी परचेज से रिलेटेड है, यही आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने बोला ही है, यही आएगा, डायरेक्ट होता है ये। और आओ आगे, फैक्ट्री, मैंने बोला ना किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री वर्ड आ जाए वहां आ जाए। रेंट अगर मैं बोलता हूँ, रेंट, रेंट ऑफिस का होता है, फैक्ट्री का नहीं होता, तो रेंट इनडायरेक्ट है, तो रेंट ट्रेडिंग में नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूँ? रेंट अगर लिखा हुआ है वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो ऑफिस का होता है। लेकिन अगर रेंट के साथ फैक्ट्री वर्ड लगा दिया, फैक्ट्री रेंट साफ साफ लिखा हुआ है, फिर वो डायरेक्ट हो गया, क्योंकि फैक्ट्री का है, और फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे आएगा।
ठीक है। तो किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री वर्ड लग जाए, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ये, फैक्ट्री वो, तो वो डायरेक्ट है, और डायरेक्ट तो यहाँ आएगा, आपको ऐसे लर्न करना है। डॉक चार्जेज एंड क्लियरिंग चार्जेस, जब आप किसी और कंट्री से गुड्स मंगवाते हो, भेजते हो, करते हो ना सब, तो आपको पोर्ट के जरिए माल जाता है ना, शिप के जरिए, तो पोर्ट पे माल को लैंड करना पड़ता है, तो वो जो चार्जेस होता है उसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। आपने किसी और कंट्री से माल मंगवाया है, तो वो पहले शिप के जरिए आने के बाद डॉक पे रुकेगा, डॉक पे जो वेयर हाउस होते हैं वहां पे रहेगा, आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे और फिर उसके बाद आपके पास आएगा, तो उसके भी चार्जेस लगते हैं। तो वो परचेज से रिलेटेड हो गया ना इम्पोर्ट, तो वो डॉक चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी परचेज से रिलेटेड हो गया, परचेज कर रहे हो किसी और कंट्री से, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट सेल के लिए हो गया, वो इनडायरेक्ट हो गया। इंपोर्ट टैक्स जो है ना वो डायरेक्ट है। परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक है रॉयल्टी, रॉयल्टी भी रेंट को ही बोलते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन वाली रॉयल्टी होती है, रेंट होता है। जैसे आप किसी की बिल्डिंग ले रहे हो किराए पे, हर महीने आपको रेंट पे करना है, तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया रेंट, वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, परचेज का खर्चा नहीं है वो। लेकिन एक और भी रेंट होता है, मैंने किसी की जमीन किराए पे ले ली, किसी की बहुत बड़ी राजस्थान में जमीन है, उसमें पत्थर निकलता है और वो मैंने रेंट पे ले लिया 15 साल 20 साल के लिए, और रेंट क्या दूंगा मैं उसको, उसको मैंने ये बोला कि जितना भी मैं पत्थर निकालूंगा, वैसे जितना भी स्टोन निकालूंगा, पर टन आपको 100 रुपए दूंगा, पर टन आपको 1000 रुपए दूंगा। तो मैं प्रोडक्शन के बेस पे रेंट दूंगा कि भाई जितना भी मैं पत्थर निकालूंगा, स्टोन निकालूंगा, उसके हिसाब से पर टन आपको 1000 10,000 जो भी मेरा एग्रीमेंट हुआ है वो दूंगा मैं। तो जो प्रोडक्शन के बेस पे रेंट देने वाला हूँ, इसको बोलते हैं रॉयल्टी, क्योंकि प्रोडक्शन के बेस पे है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि, तो ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट आता है यहाँ पे आएगा। तो रॉयल्टी क्या है, प्रोडक्शन बेस्ड रेंट, राइट, और ये डायरेक्ट है और ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे। सबसे पहले आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है ओपनिंग स्टॉक, फिर आपको परचेज लिखना है विद रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड में आपको ढूंढ के लिखना है सेल विद सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख लिया। फिर आपको ये सारे नाम याद करके रखने हैं कि वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, रॉयल्टी, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, फैक्ट्री एक्सपेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, ये सारे एक्सपेंसिव आपको लर्न करके रखना है। ये सारे डायरेक्ट है, और डायरेक्ट आते यहाँ पे आएंगे जो आप लर्न करोगे। जो आप लर्न करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसिव वो तो यहाँ आ गए, इसके अलावा सारे एक्सपेंसिव छोड़ दो, वो कहीं और आएंगे, ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। तो जब आपके सारे वो ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ लिया, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, सेल था, क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढ ढूंढ के लिख लिया, अब आपका काम ओवर हो गया। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करना है। पहले क्रेडिट साइड में जो सेल का अमाउंट लिखा है और क्लोजिंग स्टॉक लिखा है उसका टोटल कर। क्रेडिट साइड में दो ही चीजें आएंगी बेटे आपके लिए, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, बस टोटल कर देना बॉक्स बना के जैसे इन्होंने किया हुआ। डेबिट साइड में भी वही अमाउंट लिख देना बॉक्स बना के, जैसे लेजर में बैलेंस निकालते थे। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से अब ऊपर डेबिट साइड के जो भी आइटम है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्लियरिंग चार्जेज है, रॉयल्टी है, जो कुछ भी है सबका अमाउंट लेस कर दो, तो जो डिफरेंस बचेगा उसका नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये लिखा भी हो रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। यदि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे, तो जो डिफरेंस आएगा उसका नाम क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, मार्जिन, डायरेक्ट प्रॉफिट। ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टेशन नंबर 1 देखते हैं कैसे करना है। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये बैलेंसेस जो है ना, ट्रायल बैलेंस है, एक तरह से आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसको रीड करके आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग, क्वेश्चन में लिखा है 31 मार्च 2019, तो आप भी लिख दो फॉर्मेट में, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019। डेबिट साइड में पर्टिकुलर सर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर सर अमाउंट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले क्या ढूंढ के लिखना है हमें, खुद मन में सोचो, ओपनिंग स्टॉक। तो फाइंड आउट करो ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, तो आप लिख दो 2 ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। सेकंड नंबर पे आपको फाइंड आउट करना है परचेज विद परचेज रिटर्न। तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ परचेज का अमाउंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख और परचेज रिटर्न का दिया हुआ है 60,000। तो 10 लाख देखो लिखा मैंने, 2 परचेज 10 लाख अंदर वाले कॉलम में, लेस परचेज रिटर्न 60,000, और लाइन लगा के फाइनल जो आंसर आ गया उसका अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया 9,40,000। हो गया परचेज। नाउ आपको फाइंड आउट करना है क्रेडिट साइड के लिए सेल विद सेल रिटर्न। क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहा हूँ, सेल दिया हुआ है 25 लाख और सेल रिटर्न मुझे नजर आ रहा है 1 लाख, तो 25 लाख माइनस 1 लाख 24 लाख अमाउंट में आ जाएगा। आई होप कि सबको आ रहा है समझ। फिर मुझे फाइंड आउट करना है बेटे क्लोजिंग स्टॉक, और आपने सीखा है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तो होता नहीं, बाहर होता है, तो आपको नीचे मिलेगी लाइन, ट्रायल बैलेंस बैलेंसेस के बाहर अलग से लाइन मिलेगी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है, आप इसको लिख लो बाय करके, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। तो आपने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, क्रेडिट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया।
अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने याद करे थे ना वो लिखने हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया। फ्रेट, फ्रेट डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? अगर आपने लर्न किया हुआ है तो आपको पता है फ्रेट डायरेक्ट होता है, तो फ्रेट को लिख लो टू करके, लिख दिया। वेजेस डायरेक्ट होता है, टू वेजेस लिख दो। लाइटिंग डायरेक्ट नहीं होता ना, ये तो इनडायरेक्ट होता है। लाइटिंग का प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन इन्होंने फैक्ट्री वर्ड लगा दिया। तो फैक्ट्री में तो वो पावर होती है जिससे बिजली से मशीन चलती है, यानी वो लाइटिंग है ये। तो फैक्ट्री वर्ड लग गया ना, तो फैक्ट्री एक्सपेंस डायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ये। अब इसको लिख दो क्योंकि फैक्ट्री वर्ड है, तो फैक्ट्री लाइटिंग लिख दो। कोल गैस एंड वाटर भी आपने लर्न किया है, डायरेक्ट होता है, लिख दो टू करके। परचेज रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट होता है, मैंने बताया परचेज से रिलेटेड है, उसे भी लिख दो टू करके। कैरेज ऑन सेल ये डायरेक्ट नहीं है, इसे हमने लर्न भी नहीं किया, तो इसको लिखना भी मत यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट है, कैरेज ऑन सेल। फैक्ट्री रेंट लिख दो। ऑफिस रेंट मत लिखना, ये डायरेक्ट नहीं है, ऑफिस जरूरी नहीं होता, ऑफिस का कोई लिंक नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, परचेज से। ठीक है, तो ऑफिस रेंट मैंने आपको सिखाया भी नहीं, जो आपको नाम सिखाया बस वही लिखना है आपको। तो वो हमने लिख दिए, उनमें हम सारे एक्सपेंसेस आगे बस दो छोड़ दिए हमने, एक ऑफिस रेंट छोड़ दिया हमने और एक कैरेज ऑन सेल छोड़ दिया, क्योंकि हमने लर्न भी नहीं किया, वो इनडायरेक्ट है। बाकी सब लिख दिया। अब क्रेडिट साइड का टोटल करो, 24 लाख और 3 लाख का टोटल बनेगा 27 लाख। बॉक्स बना के बिल्कुल लास्ट में लिख दो। वही बॉक्स बना के लेफ्ट साइड में डेबिट में भी लिख दो 27 लाख। और ऊपर जो कुछ भी नजर आ रहा है आपको, 2 लाख, 9 लाख 40,000, 32,500, 1 लाख 50,000, 54,000, 11,000, 40,000 और 2 लाख 20,000, ये सारा अमाउंट 27 लाख में से लेस कर दो, तो जो बच गया डिफरेंस वो आएगा 10 लाख 52,500, और इसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज द वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैंने आपको सिखा दिया। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, थैंक यू एंड ओवर।